नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज की लाइव और ऑफलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान इतिहास में एक सबसे प्राचीन रियासत जिसका नाम क्या है? मेवाड़ रियासत। कौन सी? मेवाड़ रियासत। हम मेवाड़ रियासत पढ़ रहे हैं। और मेवाड़ रियासत पे वैसे काफ़ी क्लास हो चुकी है। सभी शासकों के बारे में, उनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अगर उन्होंने कोई कला से संबंधित काम किया है तो उनके बारे में पढ़ा है। जैसे राणा कुंभा के बारे में पढ़ाया था, जो भी उन्होंने कलात्मक कार्य किए सबके बारे में हमने अध्ययन किया था। शुरुआत हमने की मेवाड़ के इतिहास की। और आपको पता है इसका जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? जो दृढ़ राखे धर्म को, ताहि रखे करतार। ये इसका मैंने बताया था, इसका राज्य चिन्ह वगैरह सब कुछ बताया था। ये स्टार्टिंग की बातें थी सारी, है ना। और फिर उसके बाद में एकलिंग जी के बारे में हमने पढ़ाया था। इनकी मेवाड़ में जिस वंश ने शासन किया उसका नाम है गोहिल वंश। क्या नाम है? गोहिल वंश। और गोहिल वंश आगे जाके दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक रावल शाखा और एक राणा शाखा, या उसी को हम सिसोदिया शाखा कहते हैं। सिसोदिया ही बाद में जाकर क्या कहलाते हैं? राणा कहलाते हैं। तो ये रावल रतन सिंह थे। इनके समय ही चित्तौड़ का पहला शाखा होता है 1303 में। और रानी पद्मिनी के द्वारा क्या किया जाता है? जौहर किया जाता है। फिर अलग अलग यहमीर थे। इनके सब के बारे में मैंने पढ़ा दिया था आपको, है ना। राणा सांगा हो गया था अपना। ओके, राणा सांगा हो गया था। और विक्रमादित्य भी हो गया था। मेवाड़ का द्वितीय शाखा इसी के शासनकाल में हुआ था, लेकिन ये ननियाल में गया हुआ था उस समय। ये उदय सिंह के समय तीसरा शाखा हुआ था। ठीक है। ये उदयपुर किसने बसाया? उदयपुर किसने बसाया था? उदय सिंह ने बसाया था। और उदय सिंह के बेटे का नाम है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। तो आज हम संपूर्ण जानकारी किसके बारे में लेंगे? महाराणा प्रताप। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लें, महाराणा प्रताप। इनका जो शासन काल रहा है, महाराणा प्रताप का शासन काल अगर कोई पूछ ले तो भाई इनका शासन काल कब से स्टार्ट होता है, तो 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। महाराणा प्रताप की वीर गाथाएं आपने सुनी होगी। साथ ही में इनके समय एक काफी फेमस युद्ध होता है जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसमें एक तो हम हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में देखेंगे। एक और युद्ध होता है, उसका नाम है दिवेर का युद्ध। कौन सा? दिवेर का युद्ध, जिसे मैराथन का युद्ध भी कहते हैं। और हल्दी घाटी को थर्मोपोली का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हम देखेंगे। और इस जब ये शासक बना तो हिंदुस्तान का जो बादशाह था वो अकबर था, मुगलों का शासक था उस समय। तो उस समय की जो परिस्थितियां हैं उन सभी परिस्थितियों को देखेंगे। महाराणा प्रताप के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट है उनको देखेंगे। सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं, महाराणा प्रताप। और इनका शासनकाल लिख लो 1572 से 1597। अब आपको पता है ये उदय सिंह के बेटे थे, इतना तो पता ही है। अगला फैक्ट लिखो, इन्होंने लगभग 25 वर्ष तक शासन किया। कहते हैं अकबर इससे युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, केवल अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था। और इसके लिए कई शिष्टमंडल भी भेजता ना। और फिर उस शिष्टमंडल का कोई परिणाम नहीं निकलता, उसके बाद में फिर युद्ध होता है हल्दी घाटी का। लिखिएगा, पिता का नाम। पिता का नाम, किसके पिता का नाम? महाराणा प्रताप के पिता का नाम लिखो, उदय सिंह। पिता का नाम क्या था? उदय सिंह। पिता का नाम उदय सिंह। और उदय सिंह के समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। देखिएगा, उदय सिंह के 20 रानियां और 17 पुत्र थे। 20 रानियां और 17 पुत्र थे।
जिसमें से प्रताप सिंह सबसे बड़ा पुत्र था। सबसे बड़ा पुत्र कौन है? प्रताप सिंह। प्रताप, लिख लिया। अब जो ये प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप जिसको हम कह रहे हैं, महाराणा प्रताप का बचपन का नाम पूछा जाता है कई बार। तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका। क्योंकि भील जाति में जो छोटा बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? कीका ही कहते हैं। और ये भीलों के बीच में बला था उस समय, उसका पालन पोषण भीलों के बीच में हुआ था। लिखिएगा, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। क्या था? कीका। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका। नोट डाल सकते हो आप। भीलों में, भील एक जनजाति है राजस्थान में। भीलों में छोटे बच्चे को कीका कहते हैं। विद्यार्थियों, मेवाड़ के जितने भी शासक हुए हैं, उन मेवाड़ के शासकों में एक प्रतापी शासकों में नाम किसका आता है? महाराणा प्रताप का नाम आता है। देखिएगा, महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के एक महान राजा थे, महान प्रतापी शासक थे। देख लिया। अब इसकी उदय सिंह के कितनी रानियां थी? 20 रानियां थी। उसमें से एक रानी थी जिसका नाम है जयवंता बाई। क्या नाम है? जयवंता बाई। तो आपसे पूछा जाए महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था, तो जयवंता बाई। तो लिखिएगा, माता का नाम जयवंता बाई। जो कि पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। जयवंता बाई कहाँ की थी? पाली की थी, ध्यान रखना। लिख लिया। तो महाराणा प्रताप जैसे वीर पुरुष का जन्म किसके गर्भ से हुआ है? जयवंता बाई के गर्भ से हुआ है। और इनके पिता का नाम क्या था? उदय सिंह था। क्या था? उदय सिंह था। विद्यार्थियों, आपसे पूछ लिया जाए तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कब हुआ था? देखो, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540। 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। 9 मई 1540 को जन्म हुआ। देख लिया। इस दिन हिंदी माह के अनुसार कौन सा महीना था? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन जन्म हुआ था। और ईस्वी के अनुसार देखें तो कब हुआ है? 9 मई को जन्म हुआ है। देखिएगा, इनका जन्म बादल महल, बादल महल के जूनी कचहरी, जूनी कचहरी में हुआ। ये बादल महल की जूनी कचहरी कहाँ पड़ती है? कटारगढ़ दुर्ग में। कहाँ पड़ती है? कटारगढ़ दुर्ग में पड़ती है। और कटारगढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ पर है?
कुंभलगढ़ दुर्ग का ऊपर वाला जो भाग है ना, वो उसी को ही कहते हैं कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग वर्तमान में कौन से जिले में है? राजसमंद। वर्तमान राजसमंद में जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग का ही एक ऊंचा हिस्सा जिसको हम कटारगढ़ कहते हैं, उसके जूनी कचहरी के बादल महल के अंतर्गत क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था बेटे। प्रॉपर लोकेशन बता दी मैंने आपको, ये लिख लें आप। अभी बड़ा मतलब ऐसे प्रतापी व्यक्ति था, वीर पुरुष कह सकते हैं इसको। तो उस समय ये क्या हरकतें करते रहता था, मतलब दुश्मनों से पंगे लेता रहता था। तो घर वालों ने सोचा क्यों ना इसको बंधन में बांध दिया जाए, और इसकी कम उम्र में ही क्या करवा दी जाती है, शादी करवा दी जाती है। क्योंकि व्यक्ति कब काबू में आ सकता है, जब उसकी शादी हो जाती है तब। बाकी तो वैसे काबू में नहीं आता वो, घर वालों के काबू में थोड़ी आता है। देखिएगा, प्रताप का विवाह, प्रताप का विवाह 17 वर्ष की उम्र में, कितने साल के थे, 17 वर्ष की उम्र में राम रख पंवार की पुत्री, राम रख पंवार की पुत्री, जिसका नाम है अजबदे, और अजबदे ने बाद में जन्म दिया था गजबदे को। गजबदे मतलब अमर सिंह को, क्योंकि उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी ना। क्या लिखा आपने? परिस्थिति अलग हो गई थी, लेकिन करी तो थी ना, उसके शासनकाल में ही तो की थी। क्या लिखा है? अजबदे के साथ हुआ, अजबदे के साथ हुआ, तो इसकी पत्नी का नाम क्या हो गया, अजबदे। और अजबदे कौन है? राम रख पंवार की पुत्री है। कितने वर्ष की उम्र में शादी हुई है? 17 वर्ष की उम्र में हुई है। जिससे जिससे कुंवर अमर सिंह का, अमर सिंह का जन्म हुआ, कुंवर अमर सिंह का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप के बेटे का नाम था अमर सिंह, ध्यान रखना। नोट डालो, नोट। इतिहास का एकमात्र राजा जिसका जन्म 1597 विक्रम संवत तथा मृत्यु 1597 ईस्वी को हुई। ईस्वी में देखे तो 1597 में इसकी मृत्यु हो जाएगी, और वैसे देखे अगर जन्म 1597 में क्या हुआ था, इसका विक्रम संवत के अनुसार जन्म हुआ था, वैसे तो 9 मई को हुआ था। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो। उदय सिंह की एक रानी थी, जो कि महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की पत्नी का नाम है, एक और रानी थी जिसका नाम है भटियाणी रानी। कौन सी? और भटियाणी रानी के प्रभाव में काफी था उदय सिंह, और उसी के प्रभाव में आकर उसने एक जगमाल नाम एक पुत्र था, तो क्या कर दिया, मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। बल्कि मेवाड़ की जनता किसको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी? प्रताप को बनाना चाहती थी, और प्रताप बड़ा भी था। लेकिन उदय सिंह ने भटियाणी रानी के कहने के अनुसार किसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया? जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ग्रह क्लेश होगा फिर। अगला फैक्ट लिखो। राणा उदय सिंह ने, राणा
उदय सिंह ने राणा उदय सिंह ने अपनी भटियाणी रानी अपनी भटियाणी रानी, नाम क्या है उसका, धीरबाई, धीरबाई के कहने पर या धीरबाई के प्रभाव में आकर, धीरबाई के प्रभाव में आकर, धीरबाई के प्रभाव में आकर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना दिया। का विरोध महाराणा प्रताप व शक्ति सिंह ये भी उदय सिंह का बेटा ही बताते हैं ना, शक्ति सिंह के द्वारा किया गया, शक्ति सिंह के द्वारा किया गया। तथा ग्वालियर के राजा राम सिंह, ग्वालियर के राजा राम सिंह और इसका मामा कौन है, अरे अखीराज सोनगरा, किसका, प्रताप का, अरे नाना, तथा पाली के अखीराज सोनगरा जो ही गोगुंदा लौटे तो उन्होंने, जो ही गोगुंदा लौटे तो उन्होंने प्रताप को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उत्तराधिकारी लिख लो या महाराणा घोषित कर दिया था, अगला महाराणा घोषित कर दिया था। देखो, महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हल्दी घाटी का शेर भी कहते हैं। महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर भी कहते हैं। हल्दी घाटी का शेर मेवाड़ के किस शासक को कहते हैं, महाराणा प्रताप को कहते हैं, ध्यान रखना। एक घोड़े वाला बाबा का नाम आपने सुना ही होगा, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने राणा प्रताप के बारे में क्या कहा है कि ये राणा प्रताप को मेवाड़ का केसरी कहा है। इन्होंने क्या कहा है, अगला फैक्ट लिखो, कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा प्रताप को मेवाड़ का केसरी कहा है। क्या कहा है, मेवाड़ का केसरी। मेवाड़ का केसरी किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। आपको पता है कि जब 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उत्तराधिकारी किसको बनाया गया था, जगमाल को। किसको बनाया गया था, क्योंकि उसने भटियाणी रानी के प्रभाव में आके जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अब उसके पिता जग उदय सिंह जिसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करके गया है उसी को तो बनाएगा, लेकिन वो योग्य नहीं है। जगमाल योग्य नहीं था। मेवाड़ की जो जनता है वो नहीं चाहती थी कि जगमाल शासक बने। मेवाड़ की पूरी जनता किसको चाहती थी, महाराणा प्रताप को चाहती थी। तो मेवाड़ प्रताप को चाहती थी, तो फिर उसके जो नाना थे अखीराज सोनगरा वगैरह है या ग्वालियर का जो शासक है, इन्होंने जगमाल के स्थान पर किसको अपना महाराणा स्वीकार किया था,
जब उसकी मृत्यु हुई उदय सिंह की, तो उस समय विवाद चला था थोड़ा सा, देखिएगा। जब उदय सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गोगुंदा में हुई थी ना। जब उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 28 फरवरी 1572 को। कब हुई थी? जब उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुई, तो उसी अवसर पर पंडित कृष्णदास पंडित कृष्ण दास के द्वारा राजकीय तलवार कमर पर बांधकर महाराणा प्रताप का राज तिलक किया गया। कहते हैं विद्यार्थियों, जब ये गोगुंदा में पहली बार इसका राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा में हुआ पहला राज्याभिषेक, क्योंकि गोगुंदा में था उस समय, पिताजी की मृत्यु हो गई थी। और आपको पता है जगमाल को शासक बना दिया था। किसको? तो जगमाल को हटा के कौन शासक बना था? महाराणा प्रताप शासक बना था। और बनाने वाले कौन थे? ग्वालियर के शासक हो गया, क्या नाना हो गया, इन्होंने बनाया था इसको। और वैसे जनता भी यही चाहती थी वहां, तो भाई शासक कौन बने? महाराणा प्रताप बने। और उस समय जो राज तिलक किया था, वो किसने किया था? पंडित कृष्णदास। आनंद फानंद में राज तिलक हुआ है। कोई प्रॉपर जब किसी का राज तिलक होता है, राज्याभिषेक होता है, तो प्रॉपर एक समारोह आयोजित होता है। ऐसा कोई समारोह आयोजित नहीं हुआ था, नॉर्मल तरीके से इसको अगला राजा स्वीकार कर लिया था। फिर बाद में ये राजा बनेगा, राजा तो बन गया 72 में ही, और 78 में क्या करेगा? ये राज्याभिषेक करवाएगा। देखिएगा, महाराणा प्रताप का विधिवत तरीके से 1578 ईस्वी में 1578 ईस्वी में राज तिलक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। पहला कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। दूसरा कहाँ हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ है। जिस समय मारवाड़ के राव चंद्रसेन भी मौजूद थे। मारवाड़ के राव चंद्रसेन भी मौजूद थे। देख लिया? अब बताओ, जगमाल कहाँ पर जाएगा रोता रोता? मुगल बादशाह के पास। कहाँ जाएगा? मुगल बादशाह के पास जाएगा। मुगल बादशाह कौन है उस समय? अकबर है, ध्यान रखना। देखिएगा, उदय सिंह का पुत्र जगमाल इस बात से नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया था। कहाँ चला गया जगमाल? अकबर की शरण में चला गया था। जिस पिता को अकबर ने हराया, उसी का ही बेटा किसके पास जा रहा है? अकबर के पास जा रहा है। उदय सिंह को हराया था ना, जगमाल जी जा रहे हैं कहाँ? अकबर के पास। अब अकबर ने कहा, अभी कुछ समय पहले तो तेरे पिताजी को हराया है, और ये बेटा तो वैसे मानने वाला नहीं है। कौन? प्रताप तो वैसे मानने वाला नहीं है। तो काफी उकसा है इसने। तो इस जगमाल को अकबर ने सिरोही के नजदीक कुछ भूमि आवंटित की थी। अगला फैक्ट लिखो। तो अकबर ने जगमाल को सिरोही का कुछ भाग जागीर के रूप में दे दिया था। के रूप में दिया था? जागीर के रूप में दे दिया था। अब देखो,
सिरोही का कुछ भाग किसने दिया था? अकबर ने। किसको दिया? क्यों दिया? क्योंकि ये उसके पास चला गया था शरण मांगने के लिए, शरण में चल गया था, तो शरण में आए हुए को कुछ न कुछ तो देगा वो। भाई उसका जीवन यापन कैसे करेगा वो? दरबार में बैठा बैठा थोड़ी खिलाएगा उसको वहां पे अकबर। ठीक है। अब उसके बाद में जो यहाँ सिरोही के आसपास के जो लोकल सरदार है, वो इस बात का विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? आप दुश्मन से जाके मिल गए तो वो विरोध किया उन लोगों ने। देखिएगा अगला फैक्ट। तो वहां के सरदारों ने, सिरोही के आसपास के जो सरदार थे ना, तो वहां के सरदारों ने जगमाल का विरोध किया। अब देखो, ये जो सिरोही है ना, सिरोही के जो सरदार है, इस बात का विरोध कर रहे हैं। और ये किसका आदमी है? कौन है? जगमाल किसका आदमी हो गया अब? अकबर का आदमी हो गया। होने को तो मेवाड़ का है, लेकिन कुपुत्र है एक प्रकार से, जो दुश्मनों से जाके मिल गया। तो इसका सरदार विरोध कर रहे हैं। तो अब इस सिरोही का जो व्यक्ति है, देखो, ये जो सिरोही का जो शासक है, वो और इस जगमाल के बीच में युद्ध होगा, जिसे हम बोलेंगे दत्तानी का युद्ध। कौन सा बोलेंगे? दत्तानी का युद्ध। अगला फैक्ट छोटा सा डालो, दत्तानी का युद्ध। दत्तानी का युद्ध। देखो, यह युद्ध 1583 में, 1583 ईस्वी में सिरोही के देवड़ा सुल्तान, सिरोही के देवड़ा सुल्तान और जगमाल के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? जगमाल के मध्य हुआ था। जगमाल के मध्य हुआ था। अब देखो, इसमें जीतेगा कौन? सिरोही का देवड़ा सुल्तान जीतेगा। हारेगा कौन? जगमाल। और जगमाल मारा जाएगा। जगमाल क्या होगा? मारा जाएगा। देखो, इस युद्ध में जगमाल पराजित हुआ और मारा गया। अब देखो विद्यार्थियों, कुल मिला के बात यह है, जो हिंदुस्तान का बादशाह अकबर, वो मेवाड़ को अपने अधीन करके महाराणा प्रताप को मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाना चाहता है। लेकिन वो उसका एक सपना था, और वो सपना ही बना रहा। वो कभी जीवन में महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका और ना ही अधीनता स्वीकार करा सका। हालांकि महाराणा प्रताप को काफी कष्ट उठाने पड़े थे उस समय। ठीक है। अब महाराणा प्रताप के पास अकबर के द्वारा कुछ शिष्टमंडल भेजे जाएंगे। उन शिष्टमंडलों का क्रम पता होना चाहिए, कब किसको भेजा गया था। तो हेडिंग डालो आप, अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडल। अकबर ने भेजे हैं ये, किसने भेजे हैं? और अकबर उस समय मुगल बादशाह है। कहाँ का? हिंदुस्तान का। ये किसके पास भेज रहा है? मेवाड़ का जो शासक है, उसका नाम है महाराणा प्रताप, के पास भेज रहा है शिष्टमंडल। शिष्टमंडल क्या होते हैं? वार्तालाप करने के लिए जाते हैं ना, शिष्टमंडल। तो आपने लिखा है अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडल। लिखिएगा, अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु, संधि करने हेतु 4
संधि प्रस्तावक भेजे गए थे। कितने शिष्टमंडल भेजे थे? 4। 4 भेजे गए थे। और इसको याद कर सकते हैं आप, ट्रिक बना रखी इसकी एक छोटी, इसका नाम क्या है? JMBT। JMBT, ये 4 जनों को भेजा गया था। JMBT। पहला लिखो, जलाल खां को भेजा गया था। जलाल खां भेजा गया था। और जलाल खां को कब भेजा था? अगस्त 1572 में। अगस्त 1572 में। दूसरा, M का मतलब मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह। मिर्जा राजा मान, ये वही है आमेर वाला। कब भेजा था इसको? अप्रैल या जून 1573 में। कई जगह अप्रैल मिलता है, कई जगह जून मिलता है। सन याद रखना 1573 केवल। तीसरा, भगवंत दास, जो कि मानसिंह के पिताजी है। भगवंत दास या फिर भगवान दास। और भगवान दास के पिता का नाम क्या था? भारमल। क्या नाम था? भारमल थे, भारमल। और भारमल की बेटी का नाम? यहाँ से एक सवाल आएगा, इस बार देख लेना आप, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को और उठा दिया। राजपूतों के लिए बोल दिया, तुम्हारे पूर्वजों ने तो मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाए थे और खुद ने आगे जाकर शादी की थी, लगभग 70-72 किलोमीटर दूर जाके सांबर में। सांगानेर से चलकर कहाँ गया था? सांबर में जाके विवाह हुआ था ना 1500, कब हुआ था? 62 में, 62 में हुआ था। अब लड़ाई होगी पॉकेट में ही। राजपूत कह रहे भाई आपने ऐसे कैसे हमारे इतिहास के साथ बोल दिया, और राजपूतों के जाटों के तो वैसे नहीं बनती है। तो ये एक और विवाद छिड़ गया बिना मतलब में। वो कह रहा मैंने थोड़ी, मेरी तरफ से बोला थोड़ी, बोला इतिहास में लिखा हुआ है। ये बात इतिहास में लिखा हुआ है, तर्क दे रहा है। भगवान दास या भगवान दास। कब गया था ये? सितंबर या सितंबर अक्टूबर के महीने में गया था, 1573 को। सितंबर अक्टूबर 1573। भर्ती कैंसिल होगी 100%, देखना आप, 200% होगी कैंसिल। और अगर कैंसिल नहीं हुई ना तो बीजेपी की इतनी किरकिरी होगी जिसकी पूछो मत। बीजेपी जिंदगी में नहीं आ सकती दोबारा राजस्थान में तब। लिख लिया? अगला लिखो, टोडरमल, दिसंबर 1573। टोडरमल, दिसंबर 1500। विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये सब तीनों 1573 में गए हैं। कब गए हैं? और एक 1572 में। 1572 में कौन गया था? जलाल खां गया था। और बाकी तीनों, पहले मिर्जा राजा मान सिंह, फिर भगवान दास, फिर टोडरमल। और वैसे ये क्रम पूछा गया कई बार कि अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने हेतु या संधि प्रस्तावक के रूप में किन किन को भेजा था, क्रम से जमाओ। तो JMBT याद कर लेना। क्या याद कर लेना? JMBT। मैंने तो JMBT से याद कर रखा, बाकी आपने कोई नई ट्रिक बना रखी हो तो उससे आप याद कर सकते। जय का मतलब क्या है? जलाल खां। M का मतलब मान सिंह, लेकिन मान सिंह कौन सा वाला? मिर्जा राजा मान सिंह आमेर वाला। ठीक है। B का मतलब भगवंत दास। मान सिंह के पिता का नाम क्या है? भगवंत दास या फिर भगवान दास, बात एक ही है। और T का मतलब क्या है? टोडरमल। ये तीनों 73 में गए। याद रह जाएगा, इनको याद कर लेना, यहाँ से कई बार सवाल बना है। देखिएगा,
ट्रिक क्या याद करनी है? JMBT। हाँ रेणुका बहन जी, रजिस्टर बंद करो, रजिस्टर बंद करो, रजिस्टर। हाँ, जे का मतलब, एम का मतलब मिर्जा राजा मान सिंह, बी का मतलब है ये बारमल, बारमल नहीं है, और टी का मतलब कभी भी किसी का भी नंबर आ सकता है, ध्यान रखना। देखिए एक वंशावली है, अमर काव्य वंशावली। कहते हैं कि महाराणा प्रताप खुद नहीं गए थे, उसके बेटे को उसने उससे मान सिंह से मुलाकात करने के लिए भेजा था। और जो इनकी मुलाकात हुई थी वो बड़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से मुलाकात हुई थी। अलग अलग इतिहासकार है, अलग अलग बातें बोलते हैं, कोई कहते लड़ मरे थे आपस में उसी समय, लेकिन लड़े नहीं थे। अमर काव्य वंशावली के अनुसार ये है कि ये जो इनकी मुलाकात हुई थी वो बड़ी सौहार्दपूर्ण हुई, शांतिपूर्वक तरीके से हुई। लिखिएगा नोट, अमर काव्य वंशावली के अनुसार, अमर काव्य, ये मेरे अनुसार नहीं बता रहा हूँ मैं, इसके अनुसार बता रहा हूँ। अमर काव्य वंशावली के अनुसार महाराणा प्रताप और मानसिंह की मुलाकात को सौहार्दपूर्ण बताया गया है। सौहार्दपूर्ण बताया, मतलब किसी प्रकार कोई झगड़ा नहीं हुआ था। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो विद्यार्थियों। एक बार 1570 में अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया जाता है। उस समय राजस्थान या राजपूताने की जितनी भी रियासतें थी उन्होंने की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसकी? अकबर की। लेकिन कुछ रियासतें थी जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं। देखिएगा 1570 में, 1570 में, 1570 में जब अकबर, जब अकबर अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने आया था। दरअसल क्या बोलते हैं, जियारत करने आया था। तो उस समय इन्होंने, इन्होंने किन्होंने, अकबर ने, तो अकबर ने अजमेर में, अजमेर में अकबर का किला, अकबर का किला बनवाया था। तो आपसे पूछा जाए अकबर का किला कब बनवाया गया था? 1570 में, जब ये अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने के लिए आए थे। अकबर के किले का निर्माण। आपसे पूछा जाए अकबर का किला कहाँ है? अजमेर में है। और अजमेर में आजकल इसको, जब अंग्रेजों का शासन हो गया ना, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया था। इसको मैग्नीज या मैग क्या बोलते हैं, मैगजीन दुर्ग कहते हैं। लिखिएगा, जिसे बाद में अंग्रेजों के समय नाम बदलकर मैगजीन दुर्ग कर दिया गया। मैगजीन दुर्ग कर दिया गया। तो मैगजीन दुर्ग बोले आप, चाहे अकबर का किला बोलो, बात
एक ही विद्या। देख लिया। अकबर के किले को रेखांकित कर लो। लिख लिया। लिख लिया मैगजीन दुर्ग। लिखो, अन्य नाम लिखो इसका। अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। कहाँ पर लोकेटेड है ये? देखिएगा, 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में इसका जीर्णोद्धार भी करवाया गया। इसका जीर्णोद्धार भी करवाया गया। आप यहाँ से जाते हैं ना, आगरा गेट जाते हैं, आगरा गेट से वो कोतवाली थाने की तरफ जाते हैं, तो वो आता है ना, देखा होगा मैगजीन दूर। हाँ, क्वार्टर है उधर। अंदर कुछ ही नहीं है, अंदर ज़्यादा इतना मैं तो जाके आया एक बार, लेकिन हाँ, है तो सही, थोड़ा बहुत ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा अच्छा। लिखिएगा, ये दुर्ग वर्तमान में राजकीय संग्रहालय, ये दुर्ग वर्तमान में राजकीय संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय ब्रैकेट में राजपुताना म्यूजियम, राजपुताना म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। देखो, जब 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होगा, तब अकबर अपनी जो रणनीति बनाएगा वो इसी दुर्ग से बनाएगा। देखिएगा, अकबर ने, मैं सारी बातें किसके बारे में लिखा रहा हूँ आपको? अकबर के किले के बारे में लिखा रहा हूँ, ध्यान रखना। अकबर ने 1576 में हल्दी घाटी युद्ध की, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति भी इसी किले में बनाई थी। अब देखो, इसको इस्लाम शैली में बनाया गया है, मैं या मुस्लिम शैली कह सकते हो आप। तो मुस्लिम शैली में बनाया गया राजस्थान का एकमात्र किला वो कौन सा है? अकबर का किला है। देखिएगा, मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया गया राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है, एकमात्र दुर्ग है। कौन सी शैली में बनाया है इसको? मुस्लिम शैली या इस्लाम शैली कह सकते हो आप। अब देखो, ये राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिस पर कभी भी मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा आक्रमण नहीं किया गया। देखिएगा, यह ऐसा दुर्ग है जिस पर कभी भी मुसलमानों के द्वारा आक्रमण मुसलमानों के द्वारा आक्रमण नहीं किया गया।
आपको पता है अंग्रेजों को जो व्यापार करने की अनुमति मिली थी वो भी इसी दुर्ग से मिली थी। अगला फैक्ट लिखो। 10 जनवरी 1616। कब? 10 जनवरी 1616 को इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, क्या नाम है राजा का? जेम्स फर्स्ट, जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो। कौन? सर टॉमस रो भी इसी दुर्ग में जहांगीर से मिला था। किससे मिला था? जहांगीर से। हमें हिंदुस्तान का बादशाह कौन हो गया? जहांगीर हो गया। जानगा जहांगीर से मिला था, जिसने जिसने इसे इसे किसे? टॉमस रो को इसे भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। देख लिया। अब इस दुर्ग में झरोके भी बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? झरोके बने हुए हैं। उस झरोकों में बैठकर जहांगीर के द्वारा न्याय किया जाता था। देखिएगा, इस दुर्ग के झरोकों में बैठकर इस दुर्ग के झरोखे में बैठकर बैठकर जहांगीर न्याय किया करता था। पढ़ा किसके बारे में रहा हूं? महाराणा प्रताप के बारे में। लेकिन नाम आ गया अकबर का और अकबर ने एक किला बना दिया, तो उसके बारे में भी कुछ फैक्ट लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। लिख लिया। अगला फैक्ट लिखो। अब देखो, जब भी मुगल शासक अजमेर आते थे घूमने के लिए, तो सबसे सुरक्षित स्थान किसको महसूस करते थे? वो इसी दुर्ग में आके ठहरते थे वो लोग। लिखिएगा, मुगल शासकों के अजमेर यात्रा के दौरान मुगल शासकों को मुगल शासकों के अजमेर यात्रा के दौरान यह दुर्ग एक सुरक्षित आवास के लिए काम में आता था। इस दुर्ग में आप घुसते हो तो एक गेट आता है, गेट का नाम है जहांगीर दरवाजा। कौन सा? लिखो, इस दुर्ग में जहांगीर दरवाजा भी बना हुआ है। लिख लिया। अगला लिखो, नागौर दरबार। नागौर दरबार भी 1570 में लगा था ना? अब नागौर दरबार को वैसे मुख्य रूप से हम मारवाड़ में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? क्योंकि नागौर किस में आता है? मारवाड़ में आता है, तो मारवाड़ में पढ़ते हैं। लेकिन नागौर दरबार कब लगा था? 1570 में। ये जब दरबार लगा था, तो इसमें अकबर की लगभग काफ़ी रियासत थी राजपूताने की, उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन कुछ रियासतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और जिन जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की उनसे अकबर युद्ध लड़ेगा फिर। देखिएगा, नागौर दरबार लिख लिया 1570। लिखो, इस दरबार में अधिकतर राजपूताने के शासकों ने राजपूतानों के अधिकतर शासकों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की।
लिख लिया। अब मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की विद्यार्थियों, तो मुगल तो फिर मेवाड़ से युद्ध लड़ेंगे। युद्ध लड़ेंगे तो युद्ध नहीं लड़ना होता तो अधीनता स्वीकार कर लेता महाराणा प्रताप। युद्ध नहीं लड़ना होता। बाकी कई रियासतों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की है। ना केवल अधीनता स्वीकार की बल्कि वैवाहिक संबंध भी बनाए उन मुगलों के साथ। फिर तो युद्ध नहीं होता आराम से। लेकिन इन्होंने जो कठिनता का मार्ग है उसका अनुसरण किया और युद्ध करना सही समझा। युद्ध करा देते हैं। युद्ध का नाम होगा कौन सा? हल्दी घाटी का। देखो, एक तरफ तो हिंदुस्तान का जो बादशाह है मुगल वंश है। कौन सा वंश है? और एक तरफ राजपूत है। क्या है? राजपूत। राजपूतों में है मेवाड़। कौन सी रियासत? मेवाड़। और मेवाड़ का जो शासक है उसका नाम है महाराणा प्रताप। का शासक है महाराणा प्रताप। युद्ध लड़ेगा, ध्यान रखना। अब देखो, मुगल वंश की तरफ से अकबर खुद नहीं आएगा। शासक कौन है मुगल वंश का? अकबर है बादशाह। अकबर नहीं आएगा इसमें। अकबर की सेना को भेजेगा और उस सेना का जो लीडर बनाएगा एक हिंदू शासक को बनाएगा जिसका नाम होगा मिर्जा राजा मान सिंह। क्या होगा? तो इधर भी हिंदू और इधर भी हिंदू। युद्ध होगा तो मारे कौन जाएगा? हिंदू मारे जाएंगे। इसलिए मुस्लिम इतिहासकार कई उल्टे सीधे फैक्ट भी बोलेंगे इनके बारे में। कोई भी मारो, दोनों तरफ से मरेगा हिंदू, काफिर ही मरेगा। लिखिएगा। हल्दी घाटी का। आपसे पूछा जाए यह हल्दी घाटी नामक जो स्थान है ये कहाँ पर लोकेटेड है? राजसमंद। लिखिएगा। हल्दी घाटी नामक स्थान, हल्दी घाटी नामक स्थान गोगुंदा व खमनोर, गोगुंदा खमनोर की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। कहाँ पर है? दो पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र है ये। ठीक है। और जिस क्षेत्र में ये हल्दी घाटी का मैदान है वहां से एक नदी भी बहती है और उस नदी का नाम क्या है? बनास नदी। कौन सी नदी बहती? बनास। देखिएगा। इस मैदान के पास से ही, के किनारे से ही बनास नदी बहती है। देख लिया। और कहाँ पर लोकेशन है? अगर राज्य पूछे, सॉरी जिला पूछे तो राजसमंद। तो राजसमंद में गोगुंदा और खमनोर की जो पहाड़ियां हैं उसके बीच में एक समतल मैदान है, उससे क्या कहते हैं? हल्दी घाटी का मैदान कहते हैं। और वहां से एक नदी भी बहती है जिसका नाम क्या है? बनास नदी। ध्यान रखना। लिखिएगा नोट। हल्दी घाटी को स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल भी कहते हैं। स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल भी कहते हैं। लिख लिया। देखो, हल्दी घाटी युद्ध के अन्य नाम। अन्य नाम लिख लो।
रक्त तलाई का युद्ध, कौन सा युद्ध कहते हैं इसको? रक्त तलाई का युद्ध भी कहते हैं। देख लिया? देखो, इसे हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। ते हाथी हाथी लड़े थे इसमें आपस में ना, हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाथियों का युद्ध कहते हैं। इसे गोगुंदा का युद्ध भी कहते हैं। 3 नाम आ जाएंगे देखो। गोगुंदा का युद्ध भी कहते हैं, इसे खमनोर का युद्ध भी कहते हैं, इसे बनास का युद्ध भी कहते हैं। लिख लेना है पूरे। बनास का युद्ध, इसे बनास का युद्ध भी कहते हैं। लिख लिया? बनास युद्ध लिख लिया, खमनोर युद्ध लिख लिया, गोगुंदा युद्ध लिख लिया। कब हुआ था ये युद्ध? है 18 जून को हुआ था। और 18 जून ना मिले तो, दोनों मिल जाए तो, इस आधार पर, कौन से स्रोत के आधार पर? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार डेट बताओ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो ये होता है विद्यार्थियों 18 जून 1576। लेकिन अगर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार डेट देखे, के अनुसार, इतिहासकार है राजस्थान के डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, इनका नाम अगर व्यक्तिगत दे दे के डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो आप बताना 21 जून 1576 को। देख लो कब हुआ जब। लिख लिया? डेट याद रखना विद्यार्थियों, कई बार पूछी जाती है। 18 जून और 21 जून। लिखिएगा, इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व, अकबर की सेना का नेतृत्व अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर का मिर्जा राजा मानसिंह, आमेर का मिर्जा राजा मानसिंह कर रहा था, जिसका सहयोगी सेनापति आसफ खां था। कौन था? आसफ खां था। लिख लिया? देखो, मानसिंह के अन्य सहयोगियों में भगवंत दास, भगवंत दास, कौमा कुतुबुद्दीन खां, कुतुबुद्दीन खां इत्यादि शामिल थे। गेट बंद करो बहन जी, बात तो निकल रही, फिर क्या हुआ, ठंडा नहीं हुआ? बस बस। लिख लिया? लिखिएगा, मुगल सेना ने अपना पड़ाव कहाँ पर डाला था?
पड़ाव डालते हैं ना युद्ध लड़ने से पहले, मोलेला गांव में। मोलेला गांव कहाँ है? मोलेला गांव में डाला था। मुगल सेना ने अपना पड़ाव मोलेला गांव में डाला था। मोलेला गांव पड़ता है राजसमंद में। मोलेला गांव फेमस क्यों है? टेराकोटा कला के लिए। टेराकोटा, एक मिनट, हाँ प्रियंका बहन जी, टेराकोटा कला क्या होती है? टेराकोटा किसे कहते हैं? हाँ प्रियांशु बता। टेराकोटा, हाँ हाँ बहन जी, टेराकोटा, हाँ याद थी, भूल गई, हाँ तू बता। कब करते हैं? डिजाइन बनाते हैं उसको कहते हैं। हाँ, मिट्टी के खिलौने, कच्चे नहीं, मिट्टी के खिलौने जो होते हैं उनको आग में पका देते हैं ना, उसके बाद जो बन जाती है उसको बोलते हैं टेराकोटा। टेराकोटा के लिए राजस्थान में फेमस गांव कौन सा है? मोलेला गांव, ध्यान रखना। देखो, और अकबर इसकी इस युद्ध की योजना कहाँ बना रहा है? अजमेर में। कहाँ बना रहा है ये योजना? ये बन रही है अकबर का किले में, अकबर किला मैगजीन दुर्ग, बाद में पड़ेगा मैगजीन दुर्ग तो नाम इसका, ठीक है। अब मेवाड़ की तरफ देखे अगर हम, महाराणा प्रताप इस युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कहाँ कर रहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर? कुंभलगढ़, आप लिखो, मैं लिखा ही देता हूँ, कंटिन्यू। देखो, महाराणा प्रताप ने इस युद्ध की योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी। तो दोनों की योजना का पता रखना, दोनों ने योजना कहाँ बनाई है? अकबर ने तो कहाँ बनाई है? अजमेर में बनाई है। और उसने कहाँ बनाई है? राजसमंद में बनाई है। और राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई है, ध्यान रखना। अब आपसे ये पूछा जाए, अकबर की सेना ने हल्दी घाटी युद्ध लड़ने से पहले कहाँ पर अपना पड़ाव डाला था? मोलेला गांव में। कहाँ डाला था? मोलेला गांव में डाला, लिखा है ना अभी आपको थोड़ी देर पहले, तो मोलेला गांव में डाला था। और अगर पूछा जाए महाराणा प्रताप ने भी कहीं न कहीं तो पड़ाव डाला होगा, एक तरफ महाराणा प्रताप डालेगा पड़ाव, बताओ महाराणा प्रताप ने कहाँ डाला था? देखिएगा, महाराणा प्रताप की सेना ने लोह सिंह गांव में अपना पड़ाव डाला। लोह सिंह गांव में। और लोह सिंह गांव कहाँ पड़ता है? राजसमंद। राजसमंद में पड़ाव डाला था। देखो, तथा महाराणा प्रताप का शस्त्रागार, महाराणा प्रताप का शस्त्रागार मायरा की गुफा में था। कहाँ पर था? मायरा की गुफा में छुपा रखा था इन्होंने शस्त्रों, गुफा में था, मायरा की गुफा में शस्त्रागार था इनका, शस्त्रागार। कहाँ है ये मायरा की गुफा? उदयपुर। राजसमंद के टच में होगी उधर, उदयपुर में। लिखो, महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व, हरावल सेना होती है जो आगे की तरफ लड़ती है वो, हाँ देखिएगा, महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व हकीम खां सूरी ने किया। किसने किया था? हकीम खां सूरी ने किया था हरावल सेना का नेतृत्व, हकीम खां सूरी। महाराणा प्रताप की, कई बार पूछा गया है सवाल, हरावल सेना का नेतृत्व हल्दीघाटी युद्ध में किसने किया था? हकीम खां सूरी ने किया था, जो कि एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। देख लिया। और जो पीछे की तरफ रहती है उसको क्या बोलते हैं?
चंदावल सेना, क्या बोलते हैं, और चंदावल सेना के रूप में भीलों को रखा था। किसको रखा था? भीलों को रखा था। और भीलों का नेतृत्व कौन कर रहा था? पुंजा। लिखिएगा, भील सेना ब्रैकेट में चंदावल सेना का नेतृत्व पुंजा ने किया। पुंजा भील था ना, पुंजा ने किया था। लिख लिया? अब विद्यार्थियों, एक तरफ मोलेला गांव में किसकी सेना पड़ी है? अकबर की। और एक तरफ लोहर सिंह गांव में किसकी सेना है? महाराणा प्रताप की। अब लोकल एरिया किसका है? महाराणा प्रताप का। तो इन्होंने, और आपको पता है छापामार युद्ध पत्ती वगैरह भी लड़ते थे ना, तो इन्होंने क्या किया, इतना खतरनाक आक्रमण किया है इन मुगलों के ऊपर कि मुगल जो सेना थी वो एक प्रकार से डर गई थी अचानक। लेकिन एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेहतर खां। इसका नाम क्या था? मेहतर खां, या मेहतर खां कहते हैं उसको। इस मेहतर खां ने अफवाह फैला दी। इसने कहा कि अकबर खुद सेना लेकर आ रहा है, अकबर स्वयं सेना लेकर आ रहे हैं। तो इससे जो मुगल सेना थी उसमें क्या आ गया, वापस जोश आ गया। तो उन्होंने किसको हरा दिया फिर? राजपूत सेना को हरा दिया। अलग अलग इतिहासकार इस युद्ध के परिणामों को लेकर अलग अलग बात बोलेंगे। इसने क्या कहा है वो हम आपको लिखा देंगे, देखना देखा नहीं हारे एक जीते। लिखिएगा, इस युद्ध के शुरुआत में, कौन से युद्ध के शुरुआत में? हल्दी घाटी युद्ध के शुरुआत में राजपूतों ने मुगल सेना को पीछे हटा दिया था, पीछे हटा दिया था। लेकिन मेहतर खां के द्वारा, मेहतर खां नाम याद रखना इसका, क्या नाम है? मेहतर खां के द्वारा अकबर के आने की झूठी अफवाह फैला दी, झूठी अफवाह फैला दी, जिससे मुगल सेना में, मुगल सेना में वापस जोश आ गया। घोड़ा और घोड़ी अभी लिखा देंगे, लिखा। थोड़ी सी लैंग्वेज दे देते तो ठीक रहता ना, आप लोगों ने लैंग्वेज दी नहीं इसको। लिख लो, अभी दे देता हूँ, 2 मिनट को। लिखो। अब इस युद्ध में महाराणा प्रताप क्या हो जाता है, एक प्रकार से घायल हो जाते हैं और उनको यहाँ से निकाल दिया जाता है। और उनका राज्य चिन्ह कौन धारण करता है? हाँ, झाला बीदा। लिखिएगा, इस युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं, इसलिए झाला बीदा, झाला बीदा ब्रैकेट में मन्ना, कई बार झाला मन्ना भी नाम मिलता है ना, झाला बीदा ब्रैकेट में झाला मन्ना ने महाराणा प्रताप का राज्य चिन्ह धारण किया और महाराणा प्रताप को युद्ध से बाहर निकलवाया, महाराणा प्रताप को युद्ध से, युद्ध भूमि से बाहर निकलवाया, तथा झाला बीदा युद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ।
लिख लिया? देखो भाई, महा- महाराणा प्रताप की सेना में हाथियों ने भी भाग लिया था। किसने भाग लिया था? हाथियों ने भी भाग लिया था, इसलिए इसे हाथियों का युद्ध कहते हैं ना। हाथियों ने भी भाग लिया था, जिसमें से कुछ हाथियों का नाम निम्नलिखित है। हाथियों का नाम निम्नलिखित है, जैसे महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। और अकबर ने इसको नाम दिया पीर प्रसाद। अकबर ने इसी को क्या कहा है? पीर प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा जाए तो राम प्रसाद। अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद का नया नाम दिया गया, वो क्या नाम दिया? पीर प्रसाद नाम दिया गया। और लिखो गज प्रसाद। गज प्रसाद, ये भी हाथी का नाम था। गज मुक्ता। गज मुक्ता। लूणा हाथी। कौन सा हाथी? लूणा हाथी। लिख लिया विद्यार्थियों? क्या लिखा है? और मिर्जा राजा मान सिंह भी हाथी पर बैठा हुआ था, और उस हाथी का नाम क्या था बताओ? मर्दाना। इधर लिखो, मिर्जा राजा मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। क्या नाम था? मर्दाना था। लिख लिया? देखो, कर्नल जेम्स टोड ने कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली बताया है। क्या बताया? मेवाड़ की थर्मोपोली। तो मेवाड़ की थर्मोपोली के नाम से कौन से युद्ध को जाना जाता है? हल्दी घाटी के युद्ध को जाना जाता है। और ये नाम किसने दिया है? कर्नल जेम्स टोड ने दिया विद्यार्थियों। क्योंकि थर्मोपोली नामक जो जगह है, यह है विद्यार्थियों ग्रीस में। कहाँ पर है? ग्रीस। ग्रीस कहाँ है? यूरोप में। वहां पर भी एक ऐसा युद्ध हुआ था, इसलिए उसको कहते हैं थर्मोपोली का युद्ध। क्या कहते हैं? थर्मोपोली का युद्ध। और उसके समतुल्य यहाँ पर युद्ध हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मेवाड़ की थर्मोपोली का युद्ध कहते हैं। देखिएगा, अकबर का एक इतिहासकार है, दरबारी इतिहासकार है, जिसका नाम क्या है? अबुल फजल। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध का नाम दिया। क्या नाम दिया? मैंने लिखा दिया शायद स्टार्टिंग में आपको। ये बात बोली थी अबुल फजल ने। अबुल फजल। तो अबुल फजल के अनुसार इस युद्ध का नाम क्या है? खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर एक जगह है जिसका नाम क्या है? खमनोर पहाड़ी है। और खमनोर पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है, ध्यान रखना। और राजसमंद में स्थित है ये। एक विद्यार्थी कट्टर मुस्लिम इतिहासकार है, जिसका नाम है बदायूनी। क्या नाम है? बदायूनी नाम है। और बदायूनी, आपको पता है, इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था।
उसने प्रत्यक्ष देखा था इसको, और कहते हैं कि जब ये युद्ध समाप्त हो गया था तो उसने हिंदुओं का जो खून निकला था, उस क्षेत्र में जो खून बहा था, उससे अपनी दाढ़ी को रंगा था उसने खून से। और बहुत कट्टर व्यक्ति था ये बदायूनी, कट्टर इस्लाम इतिहासकार है। तो इस ये गोंदे के पेड़ पर बेटा बेटा गोंदा खा रहा था, तो इसने इसका नाम क्या दिया है? गोगुंदा का युद्ध। क्या नाम दिया इसने? तो लिखे बदायूनी ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध बताया है। कौन सा बताया है? गोगुंदा का युद्ध बताया है। लिख लिया? नोट डालो। बदायूनी ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। एक ग्रंथ है विद्यार्थियों, मुंतखब उत तवारिक। क्या नाम है? मुंतखब उत तवारिक नामक ग्रंथ लिखा है बदायूनी ने। और उस ग्रंथ में इसने इस हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ है, जिसने नाम दिया गोगुंदा का युद्ध, तो इसका प्रत्यक्ष जो भी वर्णन है वो पूरा वर्णन किया है इसने। क्या लिखा है? बदायूनी ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन अपने ग्रंथ मुंतखब उत तवारिक, ग्रंथ का नाम क्या है? मुंतखब उत तवारिक में किया है। और इस युद्ध के बाद बदायूनी ने अपनी दाढ़ी को राजपूतों के खून से रंगा था। लिख लिया? लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो विद्यार्थियों। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव, डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव, एल श्रीवास्तव का पूरा नाम क्या बताओ? एक दिन लिखाया था मैंने आपको, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव ने हल्दी घाटी को बादशाह बाग का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? बादशाह बाग। तो हल्दी घाटी को बादशाह बाग नाम किसने दिया? ए एल श्रीवास्तव ने, डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के द्वारा नाम दिया गया है। विद्यार्थियों, राणा प्रताप की सेना, ये हरावल जो सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खां सूरी कर रहा था। और हकीम खां सूरी इस युद्ध में मारा गया, और खमनोर में इसकी छतरी बनी हुई है। देखिएगा, छतरी नहीं बनाते, इनका मकबरा बनाते हैं। देखिएगा, हकीम खां सूरी का मकबरा, नोट डाल लो कहीं भी। हकीम खां सूरी, कौन था हकीम खां सूरी? हाँ, हकीम खां सूरी का मकबरा खमनोर में स्थित है। कहाँ पर बना हुआ है? खमनोर। और खमनोर कहाँ पड़ता है? राजसमंद पड़ता है, ध्यान रखना। लिख लिया? एक नोट और डाल लो, थर्मोपोली युद्ध, थर्मोपोली युद्ध।
लिखिएगा, यह युद्ध 480 ईस्वी में लड़ा गया था। कौन सा वाला? 480 ईस्वी में लड़ा गया था। देखो, यह युद्ध फारसी सेना नायक जेरेक्सन, फारसी सेना नायक जेरेक्सस जेरेक्सस और यूनानी यूनानी वीर सेना नायक लियोनिडास के मध्य थर्मोपोली नामक तंग रास्ते पर, थर्मोपोली नामक तंग रास्ते पर लड़ा गया था, परंतु ये लियोनिडास था ना विद्यार्थी, इसके साथ 300 सैनिक ही थे। कितने थे? मात्र 300 सैनिक इसके साथ थे, सेनापति था ये। 300 सैनिकों के साथ लड़ा था। इधर संख्या में बहुत ज्यादा थे। बनी क्या? 300 लिख लिया आपने? थर्मोपोली तंग रास्ते पर लड़ा गया था, परंतु यूनानी एपियाल्टीज के द्वारा विश्वासघात करने के कारण इस युद्ध में यूनान की हार हुई। किसकी हार हुई? यूनान की हार हुई। तो विद्यार्थियों, थर्मोपोली का युद्ध फारस और यूनान के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में? फारस और यूनान के बीच में लड़ा गया था। और यूनानी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? लियोनिडास। और मात्र 300 सैनिक थे उसके पास। लेकिन इन 300 सैनिक में से एक व्यक्ति है जो क्या कर देता है? उसके साथ विश्वासघात कर देता है, एपियाल्टीज। अगर ये विश्वासघात नहीं करता तो ऐसे कहते हैं लियोनिडास की जीत होती। बहुत वीर सेना नायक था ये। और इधर फारस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? जेरेक्सस कर रहा है। तो कुल मिला के ये जीते थे और ये हार गए थे। हार का कारण विश्वासघात बताया गया है। लिख लिया? इसलिए जनरल कर्नल जेम्स टोड ने थर्म जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है इसे क्या कहा है? थर्मोपोली का युद्ध भी कहा है। क्या नाम दिया है? थर्मोपोली का युद्ध का है। लिखो, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि मेवाड़ में ऐसा कोई स्थल नहीं है, मेवाड़ में कोई ऐसा स्थल नहीं है जहां पर थर्मोपोली जैसी भूमि ना हो। मेवाड़ में कोई स्थल ऐसा नहीं है जहां थर्मोपोली जैसी भूमि ना हो और लियोनिडास जैसा वीर ना हो। मतलब मेवाड़ में प्रत्येक जगह आपको थर्मोपोली जैसी जगह मिल जाएगी और मेवाड़ का प्रत्येक वीर किसकी भांति मिलेगा आपको? लियोनिडास की भांति मिलेगा। समझ में आ गया अब? तो ये बात अगर कर्नल जेम्स टोड की ये बात लिखा था मैं आपको, तो मेवाड़ में ऐसा कोई स्थल नहीं है जहां थर्मोपोली जैसी भूमि नहीं है और लियोनिडास जैसा कोई वीर ना हो। तो अगर आप इस युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो समझ जाओगे लियोनिडास कौन था। और ये जो थर्मोपोली नामक जगह है ये ग्रीस में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? ग्रीस में है लोकेशन। और अपनी जो हल्दी घाटी है उसकी लोकेशन कहाँ है? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में।
राजस्थान के एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। उन्होंने कहा, जैसे कोई तो कहता है कि महाराणा प्रताप जीता था और कोई कहता है बिरजा राजा मान सिंह जीता था, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अपना तर्क देते हुए कहा है कि ये अनिर्णायक था। क्या था ये? अनिर्णायक युद्ध था, क्योंकि अकबर महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाना, उसको गिरफ्तार करना चाहता था, बंदी बनाना चाहता था, दोनों ही काम नहीं कर पाए। ठीक है ना, लिखिएगा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक था। आपसे पूछा जा सकता है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम क्या था? महाराणा प्रताप जीते थे, अकबर जीता था, अनिर्णायक था, और कोई सा विकल्प दे सकते हैं। तो क्या रहा? युद्ध अनिर्णायक था। राज प्रशस्ति के अनुसार महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। इस युद्ध में कौन जीते थे? महाराणा प्रताप जीते थे। देखिएगा, राज प्रशस्ति के अनुसार, राज प्रशस्ति के अनुसार इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। देखिए विद्यार्थियों, झाला बीदा या झाला मन्ना ने महाराणा प्रताप का राज चिन्ह धारण किया था, और धारण करने के बाद में महाराणा प्रताप को वहां से निकाल दिया था, और ये युद्ध समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद में महाराणा प्रताप और कई घायल सैनिकों का इलाज कहाँ पर किया गया था? कोलियारी गांव में किया गया था। कोलियारी गांव पड़ता है, देखिएगा, इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद कोलियारी गांव में, नाम याद रखना इसका, कहाँ पर? कोलियारी, कोलियारी, कोलिया, सही लिख लो। कोलियारी गांव में महाराणा प्रताप और उनके घायल सैनिकों का उपचार किया गया था। लिख लिया? अगला लिखो। पंडित सदाशिव, पंडित सदाशिव के द्वारा रचित ग्रंथ राज रत्नाकर, राज रत्नाकर, पंडित सदाशिव के द्वारा रचित ग्रंथ राज रत्नाकर में हल्दी घाटी युद्ध का कारण मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ मतभेद था। मतलब हल्दी घाटी का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि महाराणा प्रताप और मानसिंह दोनों के बीच में क्या था? मतभेद चल रहा था। देखिएगा, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ये तो भूल ही गए, याद रह जाएगा तो। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। क्या था? चेतक था, जिसका समाधि स्थल, किसका? चेतक का, जिसका समाधि स्थल या चबूतरा कहाँ पर बना हुआ है? चेतक की समाधि स्थल कहाँ है बताओ?
जिसका समाधि स्थल ब्रैकेट में चबूतरा बलीचा गांव में है। कहाँ पर है? बलीचा गांव। और बलीचा गांव कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। उदयपुर में। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में उदयपुर के ऊपर अकबर की सेना ने क्या कर लिया? अपना अधिकार जमा लिया। देखिएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं मुगल बादशाह अकबर का अधिकार हो गया किसके ऊपर? उदयपुर के ऊपर। देखिएगा, इस युद्ध के बाद अकबर ने अधीनता तो स्वीकार नहीं करा पाया, उसको पकड़ भी नहीं पाया। अकबर ने उदयपुर पर अपना अधिकार कर लिया। उदयपुर अपना अधिकार कर लिया और उदयपुर का नाम बदलकर, बताओ क्या किया? प्रश्न ये आता है, जब अधिकार कर लिया तो फिर उसके बाद में उदयपुर का नया नाम क्या रखा? मोहम्मदाबाद। तथा उदयपुर का नया नाम मोहम्मदाबाद कर दिया। मोहम्मदाबाद कर दिया। चलो ये बताओ मुझे, जब रावल रतन सिंह के समय पहला साका हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया था किसके ऊपर? चित्तौड़ के ऊपर। तो चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? खिजराबाद, उसके बेटे के नाम पे, खिजर खां के नाम। और इसका नाम क्या रखा है? मोहम्मदाबाद नाम रखा। देखिएगा, अमर काव्य वंशावली के अनुसार, अमर काव्य वंशावली के अनुसार इस युद्ध से बच निकलने के बाद, इस युद्ध से बच निकलने के बाद महाराणा प्रताप की उनके भाई, जिनका नाम क्या है? शक्ति सिंह, से भी मुलाकात हुई थी। शक्ति सिंह से भेंट हुई थी, जिसमें इसका घोड़ा तो मारा गया था। किसका? महाराणा प्रताप का तो मारा गया। फिर ऐसी स्थिति में इसको घोड़ा किसने दिया था? शक्ति सिंह ने दिया, बताया, ऐसा कहते हैं। कौन कहता है ऐसा? अमर काव्य वंशावली। एक मिनट, क्या लिखा? भेंट हुई थी तथा है, जिसमें शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया था, महाराणा प्रताप को देकर सहायता की थी। हाँ, लेकिन उस समय हो सकता है थोड़ा सा भ्रातृ प्रेम जग गया हो। लेकिन इस मत का खंडन करता है विद्यार्थी। अमर काव्य वंशावली तो क्या कह रहे हैं? शक्ति सिंह और प्रताप दोनों मिले थे। कौन मिले थे? दोनों मिले थे। अमर काव्य वंशावली कहती है। लेकिन एक राजस्थान के इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। क्या नाम है? गोपीनाथ शर्मा। ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इस मत का खंडन करते हैं कि जो अमर काव्य वंशावली में जो बात लिखाई ना मैंने आपको, इसका खंडन करते हैं। और खंडन करते हुए कहते हैं कि जिस समय अकबर ने मेवाड़ के ऊपर अभियान किया था और उस समय उदय सिंह शासक हुआ करते थे, उसी समय शक्ति सिंह मारा जा चुका था। मतलब शक्ति सिंह अकबर से युद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। 1568-67 की बात है ये। कब की बात है? 1568 की बात है। तो अब 1576 के बाद में कहां से आ गया ये?
वापस हो सकता है शक्ति सिंह कोई दूसरा होगा, इसने अलग के बारे में लिख दिया होगा। बहुत सारे भाई थे इसके, किसके, महाराणा प्रताप के। लिखिएगा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार शक्ति सिंह की मृत्यु, शक्ति सिंह की मृत्यु अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ घेरे में, चित्तौड़ घेरे में 1568 ईस्वी में हो गई थी। देख लिया। इस समय विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, युद्ध में हार चुका है, पूरा सब कुछ लूट चुका है। तो उस समय एक भामाशाह नाम का एक व्यक्ति होता है, पाली का रहने वाला है, वो इसकी मदद करता है। इसलिए भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहते हैं, दानवीर। मेवाड़ का दानवीर किसे कहते हैं? भामाशाह को कहते हैं। भामाशाह एक नाम है, ध्यान रखना, और पाली का रहने वाला है। अगला फैक्ट लिखो, पाली के, पाली के भामा साहा और ताराचंद, ताराचंद ने महाराणा प्रताप को 20,000, कितनी, 20,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर आर्थिक सहायता दी थी, आर्थिक सहायता दी थी। इसीलिए भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर, भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए मेवाड़ का दानवीर कौन है? भामाशाह है। भामाशाह और ताराचंद के द्वारा कितनी मदद की गई थी? 20,000 स्वर्ण मुद्राओं। अब आपको पता है दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है कर्ण भी। कौन है? कर्ण भी दानवीर में उसका नाम आता है पहला। तो कर्नल जेम्स टोड ने भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण की संज्ञा दी है। नोट, कर्नल जेम्स टोड ने इस भामाशाह को, कर्नल जेम्स टोड ने इस भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर कहा। क्या कहा है? सॉरी, मेवाड़ का कर्ण का, मेवाड़ का कर्ण, कर्ण न, कर्ण का है। तो मेवाड़ का कर्ण कर्नल जेम्स टोड ने किसको कहा है? भामाशाह को। क्यों कहा है? अब देखो, राणा प्रताप ने अभी तक हार नहीं मानी है। हार गए युद्ध में तो, लेकिन अभी तक दिल से हार नहीं मानी है। अपनी सेना को पुनर्गठित करने का काम करेंगे और अब अपना जो राजधानी बनाएंगे वो कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाएंगे। किसको बनाएंगे? देखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने 1578 में, कब? 1578 में कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और मुगलों का विरोध करना शुरू किया। कहाँ से? कुंभलगढ़ से शुरू किया। देख लिया। अब देखिए, एक युद्ध होगा जिसका नाम होगा कुंभलगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा?
अभी तो हमने हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है? 18 जून 1576 को। 18 जून ना मिले तो 21 जून 1576 डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। अब कुंभलगढ़ का दुर्ग पढ़ेंगे 1578 में, और वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।